आपने मुझे मांग संख्या 29, 37, 47 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आयुर्वेद भारत की प्राचीन पद्धति है। यूँ तो हमारे धर्म और संस्कृति में आयुर्वेद की विद्या देवों से आई विद्या मानी जाती है, जिसे हमारे ऋषियों और मुनियों ने संकलित किया और मानव जाति के लाभकारी स्वास्थ्य के लिए उन्होंने इस विद्या को संकलित करके उसका उपयोग किया। जीवन पद्धति कैसी हो तथा कैसे दीर्घ आयु मानव जाति को मिल सके, ये उद्देश्य चिकित्सा पद्धति का रहा है। मनुष्य का खान पान, रहन सहन, दिनचर्या, जिससे वे बीमारी ना पड़े, और यदि वो रोगी हो भी जाते हैं तो निरापद रूप से कैसे आयुर्वेद की पद्धति ये इस बात की ओर इंगित करती है कि कैसे उनका बिना किसी साइड इफेक्ट्स के हम उपचार कर सकें और मनुष्य शीघ्र रोग मुक्त हो जाए। वर्तमान में खाद्य पदार्थों में मिलावट, जीवन शैली में बदलाव, प्रकृति के विरुद्ध आचरण, जीवन में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, तनाव और सबसे प्रमुख सभापति महोदय पेप्टिसाइड और यूरिया का अंधाधुंध उपयोग, ये सब कारण है। पर्यावरण, बिगड़ता हुआ पर्यावरण, ये सब प्रमुख कारक हैं जिसकी वजह से आज तेजी के साथ रोग बढ़ते जा रहे हैं। आज वर्तमान समय में आधुनिक जीवन शैली में भी हम कैसे स्वस्थ रह सकें, ये आयुर्वेद का प्रमुख सार है कि हम किस प्रकार आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखें। यम नियम, योग, आहार विहार, प्रत्याहार, मेडिटेशन, ऐसे कई चीज़ें हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति निरोगी रह सकता है। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुर्वेद और योग की महत्ता को संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया है। भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति के आधार पर इस चिकित्सा पद्धति को आज वैश्विक स्तर पर नए आयाम मिले हैं। 2014 से 21 जून से जो आयुर्वेद से ही संबंध रखता है, संपूर्ण विश्व में कई देशों में इसकी महत्ता को स्वीकार किया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से 21 जून को इसे योग दिवस के रूप में पूरा विश्व के अधिकांश देश मनाते हैं। भारत में 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई। 150 से भी अधिक देशों में जो भारतीय आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनका निर्यात किया जा रहा है। एक बड़ा मार्केट आयुर्वेदिक औषधियों का भारत के अंदर स्थापित हुआ। केंद्र सरकार 2014 से लगातार आयुर्वेद के महत्व को समझते हुए इसके व्यापक प्रसार और पद्धति से देश और विदेश के लोगों को इसका लाभ पहुंच सके, लगातार इसके बजट में बढ़ोतरी केंद्रीय हमारे बजट में हुई है। आयुष मंत्रालय के अंतरिम बजट आवंटन में 2023-24 में 3000 करोड़ रुपए संशोधित अनुमान से बढ़ाकर 2024-25 के लिए 3712.49 करोड़ रुपए कर दिया गया, जिसमें 23.74% की वृद्धि दर्ज की गई है। राष्ट्रीय औषधि पादप, हमारे माननीय सीकर से आने वाले जो माननीय विधायक हैं वो बता रहे थे किस प्रकार जो औषधि पौधे हैं वो कितने कारगर हैं। बहुत सारी औषधियाँ हमारे इर्द गिर्द हैं जिनका हम जाने अनजाने में उपयोग करते हैं। हमारे परिवार में हल्दी, धनिया, मिर्च भी, लाल मिर्च को सबसे ज़्यादा जो हार्ट में ब्लॉकेज आने वाले कारक हैं उसको तेज़ी के साथ ख़त्म करने वाला कोई लाल मिर्च तक, काली मिर्च, ये सब, दालचीनी, ये सब आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में हम लगातार वर्षों से प्रयोग करते आ रहे हैं, इनका लाभ लेते हुए आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्राचीन धरोहर तथा इसके संरक्षण हेतु औषधि पौधों की खेती पर बहुत जोर दिया है। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने औषधि पौधों के विकास और खेती को बढ़ावा देने के लिए एक अनुभाग राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की। दिल्ली में 2017 में जिस तरीके से एम्स है वैसे ही AIIA अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की। ये पहला उच्चतम A+ ग्रेड का आयुष शिक्षण संस्थान है।
मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय के पिछले 5 वर्ष बहुत उपेक्षा आयुर्वेद की जिस चिकित्सा पद्धति को लेकर हुई है, चिकित्सालयों में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाए, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाई, आयुर्वेद के चिकित्सालयों में आउटडोर लगातार घटा। 2014 में हमारी सरकार ने एक ही छत के नीचे एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सालय प्रारंभ किए थे, पर ऐसा कोई आप सराहनीय कार्य आप नहीं कर पाए। आपने घंटी बजा दी। मैं कोटा शहर के विषय में डायरेक्ट आता हूँ। हमारी कोटा शहर के अंदर मेरी दक्षिण विधानसभा में महावीर नगर, आर के पुरम, सुभाष नगर, दादाबाड़ी, कुमानपुरा में नए आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाए। कोटा में वर्तमान आयुर्वेदिक महाविद्यालय में का उद्घाटन अभी जो है पेंडिंग पड़ा है, उसमें स्थायी शिक्षक एवं अन्य पदों पर पदस्थापित कर वर्तमान में सभी अभी अस्थायी लगा रखे हैं, सभी को जो है स्थायी की पद वहाँ पर सृजित करके लगाए जाए। माननीय महोदय, होम्योपैथी चिकित्सा भी ऐसी ही चिकित्सा है। मैं होम्योपैथी चिकित्सा के विषय में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बिना साइड इफेक्ट्स के इससे रोग को पूर्णतः ठीक किया जाता है। कोरोना में हमने कोविड के समय देखा कि न जाने कितने लोग इन चिकित्सा पद्धतियों से लाभ प्राप्त करके और जल्दी सही हुए। मैं जो हमारी होम्योपैथी की कोटा शहर में आवश्यकता है कि कोटा शहर के अंदर होम्योपैथी होम्योपैथी का एक महाविद्यालय खोला जाए। होम्योपैथी में कोटा के अंदर एक भी महाविद्यालय नहीं है और होम्योपैथी के अंदर आज आवश्यकता है कि हम RGHS में जो जर्मन की दवाइयाँ हैं और अन्य जो दवाइयाँ हैं उनको इससे जोड़ा जाए, जिससे लोगों को उनका लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि आज गौ को लेकर, गौ को हमने माता के स्वरूप में देखा है। गौ माता के संवर्धन के लिए अनुकरणीय प्रयास की आवश्यकता है। कहा जाता है कि गिर गाय के जो दुग्ध है उसके अंदर स्वर्ण की भी मात्रा सम्मिलित पाई गई है, इसलिए बहुत आवश्यकता है। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि हमारे कोटा शहर में मथुराधीश जी जो वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ है, उस के कॉरिडोर की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय भजन लाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी को, माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब को, जिन्होंने जो राजस्थान के 15 प्रमुख मंदिर थे उनमें लेते हुए उसके विकास के काम को हाथ में लिया है। परंतु उसके कॉरिडोर में और अधिक पैसों की आवश्यकता पड़ेगी और यदि कोटा का ये मथुराधीश जी का कॉरिडोर बनता है तो मैं निश्चित रूप से कोटा धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित होगा। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे वैष्णव संप्रदाय के बंधु और धार्मिक श्रद्धालु इसके दर्शनों हेतु पधार सकेंगे। मैं इतनी बात कहकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।